प्यारे बच्चों, मैं वंदना वर्मा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आप लोग के सामने कक्षा 6 के विषय इतिहास के अंतर्गत पाठ 4 वैदिक काल के भाग 3 अर्थात तृतीय वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है कि आर्य कौन थे, भारत में आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और वो किस देवता की पूजा करते थे तथा यज्ञ और धर्म उनका कैसा था। समाज में परिवार ही इकाई होती थी, इसका हम लोगों ने पहले अध्ययन कर लिया है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? आज हम लोग देखेंगे कि वैदिक कालीन समाज कैसा था, आश्रम व्यवस्था कैसी थी, आर्यों की भाषा क्या थी, शिक्षा क्या थी, पशुपालन, शिल्प, ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल की तुलना करके आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए बच्चों, हम लोग वैदिक कालीन समाज को देखते हैं। समाज में प्रमुख स्थिति किसकी थी बच्चों? समाज में जन होता था, जो कबीला, उसको जन कहा जाता था। और जन का मुखिया कौन होता था? बहुत अच्छे, राजा होता था। और समाज की जो इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? परिवार होती थी। परिवार से ही ग्राम बनते थे, ग्राम से फिर विश्व बनता था। विश्व का अर्थ ग्रामों, कई ग्राम जब इकट्ठा होता है तो विश्व बनता था। जहर वाला विष नहीं बच्चों, वो एक नाम है, विश्व बनता था। और विश्व, कई विश्व जब इकट्ठा हो जाते थे तो क्या बनता था? जन बनता था, अर्थात कबीला, जिसका प्रमुख राजा होता है। समाज का आधार परिवार था। समाज में जन, समाज अर्थात पूरा जन इकट्ठा हो जाता था। कबीला जिसको कहते थे, उसका प्रमुख कौन होता था? राजा। लेकिन उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती थी बच्चों? परिवार होता था। परिवार के मुखिया को इससे पहले हम जान चुके हैं कि कुलप या गृहपति कहा जाता था। समाज के जो परिवार का मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था अथवा गृहपति कहा जाता था। प्रारंभ में समाज में 3 ही वर्ण थे। कितने वर्ण थे बच्चों? 3 वर्ण थे। 3 वर्ण थे। राजा जो कि शासक होता था, कबीले का प्रमुख होता था, पुरोहित तथा अन्य जन। जो पुरोहित होता था, इससे पहले आपने पढ़ा है बच्चों कि पुरोहित ही हवन करवाता था, अर्थात यज्ञ कराता था, राजा का पूजा पाठ करा के उसको सलाह भी देने का काम करता था, तो उसे पुरोहित कहा जाता था। इसके अलावा जितने भी लोग थे उसको अन्य जन में, यानी एक अलग ग्रुप बना दिया गया था, उसको अन्य जन कहा जाता था। इसी में से वो लोग भी थे जो लोग पशुपालक थे, जो कृषि करते थे, जो वो लोग भी थे जो सेना में शामिल होते थे तथा राजा के साथ युद्ध में भाग लेते थे। तो प्रारंभ में 3 ही वर्ण थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्तर वैदिक काल की तरफ हम लोग बढ़ते गए, कालांतर में और भी इसमें वर्ण बन गए। कौन से वर्ण बन गए? जो हमको आज दिखाई देता है। आज कौन कौन से वर्ण हमको दिखाई देते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो कालांतर में ये सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण बने तथा अस्तित्व में आ गए। ब्राह्मण कौन था? जो पूजा पाठ कराता था उनको ब्राह्मण कहा गया। जो युद्ध संबंधी कार्य करता था, जो सैनिक वर्ग में आता था, उसको क्षत्रिय कहा गया। जो और अन्य शिल्प वगैरह का काम करते थे, पशुपालन वगैरह का काम करते थे, उनको वैश्य कहा गया। लेकिन एक अंतिम वर्ण भी बना बाद में, जिसको शूद्र कहा गया, जिसे निम्न समझा गया तथा मेहनत वाला काम जितना था शूद्र करता था, जिसको नीचा, समाज में सबसे नीचा माना जाता था, नीचे वर्ण का माना जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ? पहले के समय में क्या था कि अगर मान लो कोई एक परिवार है, परिवार में 3 बेटे हैं और अगर ब्राह्मण वाला कार्य करता है इनका पिता, तो ज़रूरी नहीं कि इसके जो बच्चे, मान लो बच्चे A, B, C ये बच्चे हैं, तो ये तीनों बच्चे भी ब्राह्मण वाला ही कार्य करें। शुरू में ऐसा बिल्कुल वैदिक काल में नहीं था। अगर A चाहता तो वो ब्राह्मण का काम यानी पूजा पाठ का काम कर सकता था, नहीं चाहता तो वो सैन्य में भर्ती हो जाता या पशुपालन करने लग जाता या कोई शिल्पी बन जाता, ऐसा होता था। यानी ब्राह्मण के परिवार में ही यहाँ व्यवसाय में लोग दिखाई देते या कृषि में दिखाई देते थे। यही पूजा पाठ करने वाला ये पुरोहित भी बन सकता था।
और बी जो है सैन्य में भाग ले सकता है, सैन्य गतिविधियों में भाग लेके क्षत्रिय बन सकता था। यानी एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हमको तीनों दिखाई दे जाते थे। ये कब की बात है? वैदिक काल के प्रारंभ वाली बात है, जब 3 वर्ष के बाद समय बीता, ये तब की बात है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, और भी जब समय बीता, उत्तर वैदिक कालीन समाज की तरफ हम लोग बढ़ गए, उसमें ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल जब शुरू हुआ, आगे हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो व्यवस्था थी कालांतर में चल के ये क्या हो गई, ये वंशानुगत हो गई। वंशानुगत होने का क्या तात्पर्य है बच्चों? इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई परिवार है, इसके 2 बेटे या 4 बेटे हैं, अगर इसके 2 बेटे हैं ए और बी, अगर ये शूद्र है तो ए और बी जो इसके बेटे हैं या परिवार में जो उसके सदस्य हैं वो भी शूद्र ही माने जाएंगे। अगर परिवार जो है ब्राह्मण का है तो ए और बी जो उसके बच्चे हैं या और भी कितने बच्चे हैं वो सब ब्राह्मण ही माने जाएंगे। अर्थात वर्ण व्यवस्था जो है जटिल हो गई और वंशानुगत हो गई। वंशानुगत का मतलब ये होता है जो उसके आगे वाली संतति है ठीक उसी के रूप उसी जैसे माने जाने लगी। अर्थात अगर शूद्र का बच्चा होगा तो शूद्र ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सैनिक कार्य में जाके लग जाए तो वो सैनिक बन, उसको हम लोग क्षत्रिय बोल देंगे, या पूजा पाठ का काम करने लगे तो ब्राह्मण बोल देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। जैसे कालांतर में उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हो गई, ये वर्ण व्यवस्था जो थी वंशानुगत व्यवसाय हो गई। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही, और शूद्र का बेटा शूद्र, और वैश्य का बच्चा वैश्य ही माना जाता था तथा अपने से संबंधित कार्य ही करते थे। लेकिन अगर कोई अपने योग्यता के बल पे उच्च पद प्राप्त करना चाहे तो वो उच्च पद भी प्राप्त कर लेता था बच्चों। तो इसमें हमने क्या जाना कि समाज का आधार परिवार था। प्रारंभ में 3 ही वर्ण केवल थे, राजा जो कि शासन करता था, पुरोहित जो यज्ञ हवन करवाता था, सलाह देता था राजा को, तथा अन्य जन यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का समूह था अन्य जन। कालांतर में यानी जैसे जैसे समय बीता ये 3 वर्ण जो थे अब किस में परिवर्तित हो गए, 4 वर्णों में परिवर्तित हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये परिवर्तित हो गए। और भी जब समय गुजरा, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत जब हुई तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, ये वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण थे ये क्या हुआ, वंशानुगत हो गए। अब उसमें चाह कर भी कोई बेटा अगर ब्राह्मण बनना चाहता या ब्राह्मण बनना चाहता, क्षत्रिय का बेटा, वो तो नहीं माना जाता। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र ही माना जाता था। तो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई, इसमें अब परिवर्तन संभव नहीं हो सकता था। भोज्य पदार्थ यानी वैदिक कालीन समाज में आर्य लोगों का भोज्य पदार्थ क्या था। गाय पालते थे तो उसे दूध मिलता था, तो दूध से जितने भी वो जो भोज्य पदार्थ निर्मित कर सकते थे वो कर लेते थे और उनको खाते थे। अन्न में देखा जाए तो जौ, गेहूँ, चावल, दही, दूध, मक्खन इत्यादि ये सब इनके भोज्य पदार्थ थे। अब घर कैसे होते होंगे, अब दिमाग में ये ख्याल तो आता होगा कि खाना ऐसे कहीं बैठ के तो खा नहीं लेते होंगे, उनको एक घर चाहिए होता हुआ। तो उनका जो घर था वो आज की तरह ईंट पत्थरों से, कंक्रीट का बना हुआ, मार्बल का बना हुआ बच्चों नहीं होता था। मिट्टी के घर बने होते थे, फूस के यानी घास फूस से जो ऊपर कवरिंग करते हुए घास फूस और मिट्टी के बने उनके घर होते थे। सादा जीवन जीते थे वो लोग। और भोज्य पदार्थों में जौ, गेहूँ, चावल, दही, दूध इत्यादि। सादा जीवन का अर्थात ये है कि उनका रहन सहन और जो उनका घर होता है वो सादा मिट्टी का बना हुआ और घास फूस का बना हुआ होता था। तो बच्चों आओ अब हम देखते हैं कि आर्यों की भाषा क्या थी। भाषा की बात करें, आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी, यानी आर्य संस्कृत बोलते थे, उनको संस्कृत का ज्ञान होता था। तो आर्य जब एक जगह से दूसरे जगह गए तो वहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, बोली में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन होता गया। जैसे कि अगर संस्कृत में पिता के लिए कौन सा वर्ड है बच्चों, पिता को हम क्या कहते हैं, पिता के लिए एक शब्द है पितृ। पितृ संस्कृत में पितृ है, हिंदी में इसका अर्थ होता है पिता। लेकिन समय के साथ साथ ये संस्कृत भाषा बदलते हुए जब अंग्रेजी तक पहुंचती है तो पितृ को अंग्रेजी में क्या, फादर बोलते हैं, फादर।
यानी मूल सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है, और समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोग उसको बदलते 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 उसका जो उच्चारण है वो लगातार बदलता गया। जैसे पितृ शब्द जो संस्कृत का शब्द है वो संस्कृत से अंग्रेजी तक पहुँचते पहुँचते इसका उच्चारण फादर हो गया। माता के लिए संस्कृत में जो शब्द है वो है मातृ। ये मातृ शब्द समय के साथ साथ बदलते बदलते अंग्रेजी में मदर हो गया। अर्थात अगर देखें तो ज़्यादातर जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनके मूल में कहीं ना कहीं संस्कृत ही छुपा हुआ है। संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है। अब बच्चों इसके बाद हम शिक्षा को देखेंगे कि वैदिक काल समाज में शिक्षा कैसे थी। आइए बच्चों हम लोग वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या था। आश्रम व्यवस्था जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। यानी आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो जीवन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जीवन को यानी मानव के जीवन को 4 भागों में विभक्त कर दी गई थी, जिसे हम आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। वैदिक कालीन समाज में आश्रम व्यवस्था भी व्याप्त थी। इसमें कौन कौन से 4 जो आश्रम थे, कौन कौन से 4 आश्रम थे। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता था, ये शिक्षा प्राप्ति इसका उद्देश्य होता था इस आश्रम का। इसमें बच्चा जो होता था वो आश्रम में जाता था, गुरु के समीप रह के शिक्षा ग्रहण करता था। उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति होती थी, जिसमें बालक आश्रम में गुरु के समीप रह के विद्या ग्रहण करता था। इसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम था गृहस्थ। यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चा जब बड़ा हो जाता था तो वो घर आता था। घर आने के पश्चात उसका गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाता था। वो गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या था, परिवार में रह के पारिवारिक जीवन की प्राप्ति, यानी परिवार में रह के अपना जीवन जीना और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। ये किसके अंदर आता है, गृहस्थ आश्रम के अंदर आता है। इसके बाद है वानप्रस्थ और सन्यास। जिंदगी जीने के बाद, अर्थात ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में जिंदगी जी रहा है कोई मनुष्य, पारिवारिक जीवन वैदिक काल में, तो उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम की अवस्था यानी समय समाप्त हो जाता है तब उसको वानप्रस्थ और सन्यास के लिए के आश्रम में जाना होता है। मतलब अब उसकी अवस्था जो है वानप्रस्थ और सन्यास के लिए हो जाती थी। वानप्रस्थ और सन्यास में जो व्यक्ति होता था वो वन गमन करता था, अर्थात जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में कहीं भी वो चला जाता था गृह त्याग करके और आत्मचिंतन करके परम तत्व की प्राप्ति करता था, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करता था। कब करता था, जब उसके ब्रह्मचर्य गृहस्थ दोनों ही आश्रम यानी दोनों ही कर्तव्यों से जब वो मुक्ति पा लेता था, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास के लिए जाता था। ऐसा नहीं होता था कि कोई अगर बच्चा है स्कूल ना जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य बिना पूरा किए वो गृहस्थ आश्रम में नहीं आ सकता था, और गृहस्थ आश्रम को पूरा करने के बाद ही वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम को वो के दायित्वों को पूरा कर सकता था। तो बच्चों ये हम लोगों ने जान लिया कि आश्रम व्यवस्था क्या थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक कालीन कृषि और पशुपालन वो लोग जीवन जीते थे। यानी वो कृषि करते थे, जिसके पास जितना ज़्यादा भूखंड होता था ज़्यादा उपज होता था, और जितना ज़्यादा पशु उनके पास होते थे उसको उतना ही समृद्ध माना जाता था। संपत्ति का सूचक जो पशु होते थे उनके पास संपत्ति का सूचक होते थे। यानी अगर मान लीजिए किसी के पास, व्यक्ति के पास 1000 गायें हैं, 500 बैल हैं, उसकी तुलना में जिसके पास 2-4 गायें हैं, 50-100 बैल हैं, उसकी तुलना में उसको संपत्ति का सूचक ज़्यादा समझा जाता था। अर्थात ज़्यादा पशु होने का मतलब उस समाज में, तत्कालीन समाज में अधिक समृद्धि होना। और ये हम जानते हैं कि सभा और समिति जो 2 संस्थाएं थी, सभा बुलाई जाती थी तो जो उसमें प्रमुख रूप से जो समृद्ध लोग होते थे, योग्य लोग होते थे, कर्तव्यनिष्ठ लोग होते थे, जिनको उस समाज में प्रमुखता प्राप्त थी, उनको विश कहा जाता था।
विश्व कहा जाता था, तो सभा में ये प्रमुख रूप से बैठते हैं। जैसा कि आज के समाज में अगर हम देखें, गांव में आज भी पंचायत बुलाई जाती है, तो क्या होता है, पंचायत में 5 लोग जो प्रमुख रूप से बैठते हैं, उनकी जो स्थिति होती है बाकी लोग से महत्वपूर्ण स्थिति उनकी होती है, ऊंची स्थिति होती है। ठीक इसी प्रकार तत्कालीन समाज में, अर्थात वैदिक कालीन समाज में, जिसके पास ज़्यादा पशु होते थे, ज़्यादा कृषि करते थे, ज़्यादा उपज होती थी, उन लोगों का स्थान बाकी लोग के स्थान से उच्च माना जाता था, उनको ज़्यादा समृद्ध माना जाता था। तो आश्रम व्यवस्था, कृषि, पशुपालन देखने के बाद आइए हम देखते हैं कि उस समय शिक्षा और शिल्प कौन कौन से थे, कौन कौन से शिल्प यानी कारीगरी, तो कौन कौन से शिल्प उस समय प्रमुख रूप से जाने जाते थे, यानी कौन कौन से शिल्प उस समय प्रमुख थे। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी। वैदिक कालीन समाज में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, यानी कि गुरु के पास आश्रम में भेज के बच्चा वहाँ जाता था। बालक आश्रम में रह के, गुरु के समीप रह के, गुरु की सेवा वंदना करके वहाँ पे विद्या ग्रहण करता था। चूँकि लिखने का ज्ञान था नहीं, इसलिए बोल बोल के, उच्चारण से ही शिक्षा इनको दी जाती थी। गुरुकुल में रहता था तो सादा जीवन, उच्च विचार वाली स्थिति होती थी। वहाँ पे गुरु जैसा चाहते थे उनके साथ वैसे ही व्यवहार करके और शिक्षा की प्राप्ति करते थे, साथ ही साथ गुरु की सेवा भी करते थे। और शिक्षा किस चीज़ की दी जाती थी, किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, तो वेद, जो अभी हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया जाता था तथा उनको कंठस्थ कराया जाता था। वेदों से संबंधित ज्ञान बालकों को दिया जाता था। साथ ही साथ गणित, ज्योतिष, सैन्य विज्ञान क्यों दिया जाता था, क्योंकि बच्चा जब आश्रम में शिक्षा ग्रहण करके आएगा तो उसमें से कुछ छात्र जो होते थे सैन्य विज्ञान में पारंगत होके फिर वो राजा के साथ युद्ध करने जाते थे, यानी सैन्य सेना का एक भाग बनते थे, और अगर योग्यता होती थी तो और उच्च पद पे आसीन हो जाते थे। साथ ही साथ शिल्प की भी शिक्षा दी जाती थी। शिल्प अर्थात व्यवसाय करने के लिए विभिन्न दक्षताओं का होना ही शिल्प अथवा कारीगरी कही जाती थी। तो शिल्प की भी शिक्षा दी जाती थी बालकों को। तो शिल्प क्या होता था उस समय, तत्कालीन यानी कि वैदिक काल का शिल्प क्या होता था, तो वैदिक काल का जो शिल्प था, व्यवसाय था, पशुओं से संबंधित व्यवसाय सिखाए जाते थे। जैसे कि कौन कौन से, ऊन काटना। तो बच्चों हम ये जानते थे ऊन कहाँ से मिलता है, ऊन भेड़ों से मिलता है प्रमुख रूप से। तो यानी उस समय भेड़ पाली जाती थी, भेड़ अगर न पाली जाते तो ऊन कैसे मिलता, अर्थात इससे हमको पता चलता है कि उस समय भेड़ भी पाले जाते थे। उसके बाद घोड़े से रथ जोतना। हम ये जानते हैं कि गाय, घोड़े, बैल ये प्रमुख पशु हुआ करते थे। तो चूँकि घोड़े थे तो जब आवागमन की ज़रूरत पड़ती थी घोड़े का उपयोग होता था, और उससे भी अगर तेज़ जाना होता था तो रथ बनाया जाता था, रथ पे राजा बैठ के जाता था। तो रथ, घोड़े से रथ जोतने का भी व्यवसाय उस समय था, जो कि शिल्प के अंतर्गत आता था। लकड़ी की वस्तुएं बनाई जाती थी, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, धातु कर्म इत्यादि करते थे। धातु कर्म का आशय ये है कि उस समय केवल तांबे और कांसे का ही ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था, लोहे का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, उत्तर वैदिक काल हमारा आया, तो उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान हुआ, यानी लोहे की धातु से परिचय उत्तर वैदिक काल में हुआ। बच्चों, अगर जब आपसे कोई ये पूछेगा कि लोहे का ज्ञान व्यक्तियों को कब हुआ, किस काल के लोगों ने लोहे को जाना, तो आपका उत्तर होगा कि उत्तर वैदिक काल में ही जाके लोहे का परिचय प्राप्त हुआ। इससे पहले तांबा और कांसे का ज्ञान लोगों को था, और इन्हीं तांबे और कांसे धातु जो होते थे उससे वो विभिन्न चीज़ें बनाते थे, धातु कर्म करते थे। तो ये उनका शिल्प था। यानी हमने आज जान लिया अभी कि शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। गुरुकुल में बच्चा जाता था, गुरु के समीप रहता था, उनकी सेवा करता था तथा विज्ञान प्राप्त करता था। वेद, गणित, ज्योतिष, सैन्य विज्ञान, शिल्प इत्यादि की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। शिल्प के अंतर्गत क्या होता था, मुख्य रूप से पशुओं से संबंधित व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। जैसे बच्चों, इस समय भी वर्तमान भारत में स्किल की शिक्षा दी जाती है।
स्किल की शिक्षा देकर वो उनको जो बच्चों को, नवयुवकों को विभिन्न व्यवसाय करने के लिए सरकार की मुहिम चलाई गई है। तो इसी प्रकार उस समय भी क्या था, शिल्प जो था, शिल्प की शिक्षा दी जाती थी और उससे व्यवसाय संबंधित शिक्षा दी जाती थी। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना। बच्चों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज भी खुदाई में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खुदाई में प्राचीन समय के बर्तन निकलते हैं। तो उन बर्तनों को देख के ही वो किस काल के हैं उनका पता लगाया जाता है, और पता लगा के उस समय के, यानी जिस समय का बर्तन निकला होगा उस समय की कला, संस्कृति, रहन सहन का हमको पता चल जाता है। तो आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों में तुलना करते हैं कि दोनों में क्या अंतर था। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर हमको दिखाई देता है। हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ चुके, अब देखते हैं दोनों में तुलना करके देखते हैं कि दोनों में पर्याप्त क्या अंतर दिखाई देता है, मुख्य रूप से कौन से अंतर दिखाई देते हैं। तो ऋग वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो जीवन गतिशील था। गतिशील क्यों था बच्चों? क्योंकि इससे पहले हम बताए हैं कि ऋग वैदिक काल में मुख्य कार्य क्या था, पशुपालन करना था। पशुपालन करते थे आर्य लोग ऋग वैदिक काल में, तो उनके चारे के लिए और अपने खाने के लिए कृषि योग्य भूमि खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पशु के लिए जहाँ चारा मिल गया और अपने लिए उपजाऊ भूमि मिल गई, वहाँ चारा इकट्ठा किए, कुछ दिन रहे, कृषि किए, कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से फिर आगे के लिए चल दिए। यानी जीवन जो था गतिशील था, एक जगह वो लोग रुक के नहीं रहते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थायी हो गया। जीवन अस्थायी क्यों हो गया? क्योंकि इस समय मुख्य कार्य जो उनका था, कृषि जो थी मुख्य व्यवसाय बन गई। अगर कृषि हमको अपने क्षेत्र पे करना है तो हमको वहाँ महीनों महीनों रहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब उनकी कृषि जो है मुख्य व्यवसाय बनी तो उनका जीवन अस्थायी हो गया। लेकिन इसके विपरीत ऋग वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो पशुपालन करने के लिए पशु को चराते जाते थे, जहाँ ज़्यादा चारा मिल गया वहाँ रुक गए तो थोड़ा बहुत खेती कर लिए, फिर आगे फिर बढ़ गए जब वहाँ का चारा खत्म हो गया। लेकिन कृषि चूँकि मुख्य व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में बन गई थी, इसकी वजह से जीवन जो है अस्थायी हो गया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा है ऋग वैदिक काल में कि राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं था। राजा कोई भी बन सकता था अपने योग्यता के आधार पर, जिसे सभा चुन लेती थी। सभा जो कि हम इससे पहले पढ़े हैं, एक संस्था थी जो राजा को चुनती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल का समय आपको हम बता चुके हैं कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय था। तो उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। राजा का पद वंशानुगत हो गया था, इसका तात्पर्य है कि राजा का बच्चा या राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा। इस तरह वंश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी में से राजा बनता जाएगा। ना कि ऐसा नहीं होता था कि दूसरे किसी कुल के लोग को लेके राजा बना दी जाए, ऐसा नहीं होता था। राजा का पद वंशानुगत हो गया था। वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, केवल तीन ही वहाँ समूह पाए जाते थे। एक राजा होता था, दूसरा पुरोहित होता था, तीसरा अन्य जन। ये तीन ही समूह में विभाजित किया गया था समाज को। ये हमने पढ़ा है ऋग वैदिक काल के अंदर। लेकिन समय जब बीता, उत्तर वैदिक काल आया, शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल की, तो समाज में वर्ण व्यवस्था भी आ गई धीरे धीरे। कौन कौन से वर्ण सामने आ गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण जो है सामने दिखाई देने लगे। पशुपालन की मुख्यता क्या थी? प्रमुख जो व्यवसाय था पशुपालन था ऋग वैदिक काल में, जबकि कृषि मुख्य व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में बन गया था। प्यारे बच्चों, आज हमने देख लिया कि वैदिक कालीन समाज कैसा था। यज्ञ होते थे, मंत्रोच्चारण होता था, पुरोहित था, राजा था, सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। पशुपालन किया जाता था। ऋग वैदिक काल में पशु पालना ही मुख्य व्यवसाय था, और ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। एक बात और भी महत्वपूर्ण है बच्चों, यहाँ गाय को पाला जाता था दूध के लिए, उससे अन्य भोज्य पदार्थों के लिए। गाय पवित्र मानी जाती थी। जो गाय पशु थी पवित्र मानी जाती थी, इसे अघन्या कहा गया है।
वेदों में भी हमको इसका उल्लेख मिलता है कि गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जाए, यानी पवित्र माना जाता था और इसका वध करने का निषेध था, इस पे गौ हत्या नहीं की जाती थी। जिस तरह आज के भी समाज में गोवध से निषेध के संबंधी कानून बनाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार वैदिक काल में भी गाय की स्थिति महत्वपूर्ण थी, पवित्र माना जाता था और इसे अघन्या कहा जाता था, अर्थात जिसका वध न किया जाए। इसके साथ ही हमने आज इस पाठ के अंतर्गत शिक्षा, शिल्प, पशुपालन इत्यादि को देख लिया। इतना सब जानने के बाद बच्चों, आज ये पाठ यानी पाठ 4 वैदिक काल का भाग 3 खत्म होने के साथ ही, समाप्त होने के साथ ही यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।